तो भारत के पड़ोसी नेपाल में बीते 2 दिनों में हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक, बहुत ज्यादा खराब हो गए। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास से लेकर संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास सभी को फूंक डाला, यानी कि अराजकता अपने चरम पर नजर आई। लेकिन रात 10 बजे सेना ने जब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है तो अब वार्निंग जारी कर दी गई है कि कोई भी सड़कों पर ना निकले। मौजूदा हालात क्या है यह आपको बताते हैं। तो नेपाल में सैन्य शासन के बावजूद हिंसा का दौर नहीं थम रहा, यह भी खबर आ रही है। कल किस तरह से मंत्रियों को भीड़ से बचाकर निकाला गया वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल में मंत्रियों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आ रहा है। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू किया गया है। हिंसा और आगजनी के बीच कैसे निकाला जा रहा है ये देखिए आप। एयरलिफ्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो मंत्री हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। यह आपको बता दें। और कल आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी। नेपाल के जो वित्त मंत्री हैं, नेपाल के डिप्टी पीएम है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है प्रदर्शनकारियों ने। उनकी जान पर लगातार जो खतरा है, सरकार से जुड़े जो मंत्री हैं, लोग हैं, उनकी जान पर लगातार खतरा मंडराता नजर आया। पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ, उनके घर को, आवास को जब आग के हवाले कर दिया गया, उसमें उनकी पत्नी झुलस गई और उनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। यह हालात है। यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं और जो उनके परिवार वाले हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। जो मंत्री हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए। मंत्री, उनके जो करीबी हैं, परिवार वाले हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करके अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है, जो युवा है, वो काफी ज्यादा आक्रोशित है। और ये देखिए आप, जब रेस्क्यू किया गया है उस दौरान ये तस्वीर अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे से जो प्रदर्शनकारी है वो इन्हें पत्थर भी मार रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, पत्थर उछालते हुए नजर आ रहे हैं। यानी किसी भी हाल में जो प्रदर्शनकारी है वो सरकार से जुड़े मंत्री, सरकार से जुड़े जो लोग हैं, उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। एयरलिफ्ट किया गया उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए आप, फिर से आप देखिए कैसे 1 2 3 ये तस्वीरों में आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। यानी कि इस कदर जो गुस्सा है वो नेपाल में प्रदर्शनकारियों के अंदर जो जेनजी है, जो बताया जा रहा है कि जिसने अगुवाई की है इस आंदोलन की, इस प्रदर्शन की, वो सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ नजर आ रहा है। और नेपाल में आज भी जल रहा हिल्टन होटल। कल प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई थी, अभी भी धू धू करके यह होटल जल रहा है। तो नेपाल में आज भी हिल्टन होटल जल रहा है। ये देखिए आपको दिखा रहे तस्वीरें, 5 सितारा होटल है ये। और कल यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। और इसके बाद आज देखिए, आज का मंजर आपके सामने, अभी भी इस होटल से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बहुमंजिला ये 5 सितारा होटल है, हिल्टन होटल नेपाल का, जो कि राजधानी काठमांडू में है। यहां पर कल प्रदर्शनकारियों की तरफ से आग लगा दी गई थी और आज देखिए आप पूरा होटल कैसे जलकर खाक हो गया है। और एक और बड़ी खबर नेपाल के हालात को लेकर। नेपाल में जैसा आप जानते हैं कि तख्ता पलट हो चुका है। केपी शर्मा ओली ने कल इस्तीफा दे दिया, लेकिन हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए आप, ये नेपाल का वो ऐतिहासिक सिंह दरबार है जहां से नेपाल चलता था। देर शाम से नेपाल की इस ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत इमारत में हर तरफ आग धधक रही है। तो ये देखिए आप, नेपाल में जो संसद की इमारत है उसे आग के हवाले कर दिया गया। सिंह दरबार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां से पूरे नेपाल का शासन चलाया जाता था, लेकिन यह कैसे जलकर खाक हो गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं मौजूदा हालात क्या है, बावजूद इसके जबकि सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। यह देखिए आप, पहली तस्वीर आपके सामने, जो नेपाल का सिंह दरबार है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। 5 सितारा होटल हिल्टन होटल को आग लगा दी गई, पूरा होटल जलकर राख हो गया। ये देखिए आप, नीचे से लेकर ऊपर तक की इमारत। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, नेपाल में जो मंत्री हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब आप देखिए सिंह दरबार की एक और तस्वीर। तो ये देखिए आप, सिंह दरबार की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आसपास जो वहां पर गाड़ियां थी, जो पूरा ये कैंपस है वो जलाकर राख कर दिया गया। ये देखिए आप, बेहद ही खौफनाक मंजर है। आप समझ सकते हैं कि जो नेपाल सरकार का केपी शर्मा ओली, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जो फैसला उनकी तरफ से लिया गया उसने युवाओं को, जेनजी को भड़काने का काम किया और इस तरह भड़के
कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को आग के हवाले कर दिया। तो सिंह दरबार की आग का एक और वीडियो है, यह देखिए आप, कैसे सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार में आग लगा दी। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस नजर आए, हथियार तक छीन लिए गए थे। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री ऑफिस समेत सभी मंत्रालय के दफ्तर हैं और यहीं से नेपाल की सत्ता चलती है, और इसे कैसे आग के हवाले कर दिया गया ये आप देख पा रहे हैं। यानी केपी शर्मा ओली ने सोचा भी नहीं था कि उनकी सरकार का एक फैसला कैसे तख्ता पलट की वजह बनेगा और नेपाल को जला देगा। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सिंह दरबार, जहां प्रधानमंत्री से लेकर सभी जो मंत्रालय हैं उनके दफ्तर है, यानी कि यहीं से नेपाल को लेकर तमाम जो बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन उसे जलाकर राख कर दिया गया, क्योंकि बीते कई सालों में जो फैसले यहां से लिए गए उससे एक के बाद एक नेपाल की जनता, नेपाल का जो युवा है वो भड़का हुआ था। यहां पर आप देखिए, ये सिंह दरबार की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए दिन के उजाले में जब यहां पर प्रदर्शनकारी घुसते हैं, ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो कमरे हैं, लॉबी है, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया, ये देखिए आप। और ये सिंह दरबार आपको नजर आ रहा है, ऐतिहासिक इमारत है। अगर हम नेपाल की बात करें, यहीं से पूरे नेपाल की शासन व्यवस्था चलती है। प्रधानमंत्री का दफ्तर और जो मंत्रालय उनके दफ्तर यहां पर है। सेना बेबस नजर आ रही है आपको, सेना के जवान नजर आ रहे हैं खड़े हुए, ये देखिए आप एक कतार से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, हथियार तक छीन लिए गए। अगली तस्वीर आप देखिए किस तरह से, ये देखिए एक कतार से जितनी गाड़ियां आपको वहां पर नजर आ रही है, सिंह दरबार के पास का ही पूरा मंजर है। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है सिंह दरबार के आसपास, कैसे सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। जो गाड़ियां हैं वो जल रही, यानी ये जो हाल है वो नेपाल का, नेपाल की राजधानी काठमांडू का हो गया है। तो काठमांडू में कल प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति भवन की अब आप तस्वीरें देखिए, यहां पर कैसे आग लग गई और ड्रोन के जरिए यह ताजा फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरी रात कैसे राष्ट्रपति भवन धू धू कर जलता रहा। नेपाल में सरकार विरोधी जेनजी क्रांति ने देश को हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की आग में ढकेल दिया। आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किया। तो नेपाल की जनता, खासतौर पर जो नेपाल का युवा है, जेनजी है, उसके अंदर भारी आक्रोश, भारी गुस्सा नजर आया। और वो गुस्सा इस कदर निकला कि अगर हम एक दिन पहले की बात करें तब तो हालात थे सिर्फ प्रदर्शनकारी नारेबाजों तक, लेकिन कल जो हुआ वो नेपाल की सत्ता ने, नेपाल के शासन ने सोचा भी नहीं था। तो नेपाल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद को आग के हवाले कर दिया। अब आपको दिखाते हैं संसद की तस्वीरें। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में धधकी संग्राम की आग ने कैसे रूप अख्तियार किया। ये देखिए आप, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की तस्वीरें। हालांकि सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद हालात क्या, एक सन्नाटा पसरा है, लेकिन हर तरफ आग और धुआं आपको नजर आ रहा है। ये काठमांडू की ताजा तस्वीरें हैं, हर तरफ तोड़फोड़ है, गाड़ियों में आग लगी हुई है, गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं, कई इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने नेपाल की। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनन द्विवेदी, जो कि एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो मौजूदा हालात है उस पर हम सर आपसे बात करेंगे, लेकिन रक्सौल बॉर्डर से आकाश वत्स हमारे साथ हैं और काठमांडू से विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपका रुख कर रहा हूं। विपिन, इस वक्त मौजूदा हालात क्या है? सेना ने कंट्रोल जरूर अपने हाथों में ले लिया है। उंगली हटाओ। विपिन, देखिए करुणा, कल रात 10 बजे से सेना ने पूरी तरह से पूरे नेपाल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। खासकर उन जिलों में बहुत प्रभावी रूप से एक्टिव हो गई है जहां पर जमकर हिंसा हुई, जिसमें राजधानी काठमांडू भी शामिल है। आज सुबह 8 बजे से कर्फ्यू लागू है। मीडिया कर्मियों को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जिन सिंह दरबार हो गया, पार्लियामेंट हो गया, मंत्रालय हो गया, जहां जहां पर आग लगाई गई थी वो सारे इलाके सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। आम नागरिकों को बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है, भीड़ नहीं जुटने की चेतावनी दी गई है, हैवी कर्फ्यू डिप्लॉय कर दिया गया है। और अभी भी सड़कों पर सन्नाटा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी सड़क आपको खाली नजर आएगी और सामने दूर आपको सेना के जवान नजर आएंगे। इस तरह से सेना ने थोड़ा आगे आइए, इस तरह से देखिए,
इस तरह से सेना ने मोर्चा संभाला है और हर कॉलोनीज, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर आपको सेना ही सेना नजर आएगी। सामने आपको सेना की डिप्लॉयमेंट नजर आएगी। इस तरह से ट्रकों से सेना के जवान उतारे जा रहे हैं, वेल इक्विप्ड है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में अब लेने की कोशिश करे तो सख्ती से निपटा जाएगा। और इस बात की जानकारी खुद सेनाध्यक्ष ने भी दी थी। तो सेना की मौजूदगी, बंद हुई दुकानें, कर्फ्यू जैसा माहौल और जो प्रमुख स्थान है बेशक वो जल गए हैं, लेकिन अब सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। इक्का दुक्का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनको जाने की इजाजत। इसके अलावा आपको एम्बुलेंस मिलेगा, सेना की गाड़ी, सुनसान सड़कें, बंद दुकानें, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि काठमांडू में चीजें अब थोड़ी सी कंट्रोल में हुई हैं। लेकिन कल की ऐसी ही तस्वीर थी। 12 बजे की बात करूं ना, तस्वीर क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या मॉब आज भी निकलेगा, क्या हंगामा होटंग आज भी होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना आपको साफ तौर पर नजर आएगी और सिचुएशन को संभालने की और वापस काठमांडू को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विपिन, तो देखना होगा क्योंकि कल जब दिन चढ़ा था इसके बाद हालात खराब हुए थे। आज हालांकि सेना का कंट्रोल है, सड़कों पर सेना के जवान हैं, तो इसके बाद क्या होता है। रक्सौल बॉर्डर का रुख करते हैं। आकाश वत्स वहां से नजर आ रहे। आकाश, अभी कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि अक्सर यहां पर बड़ी आवाजाही होती है, लेकिन अब वहां पर सेना के जवान तैनात है, तैनाती बढ़ा दी गई। जरा तस्वीरें दिखाइए, हालात वहां पर क्या है, बताइए आप। करुणा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज सुबह लोगों को पैदल आने जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब पैदल आने जाने की इजाज़त भी नहीं है। अब से कुछ देर पहले नेपाली सेना के कुछ जवान भारतीय सुरक्षा कर्मियों से बात करने आए थे और उन्होंने बात की और बातचीत में यही हल निकला कि अब दोनों तरफ से लोग पैदल भी नहीं आएंगे जाएंगे। यहाँ जो लोग आपको दिख रहे होंगे या तो वो मीडिया कर्मी हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी तरफ से किसी को आने की इजाजत नहीं है। और सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ वो लोग खड़े हैं जो नेपाल जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। किसी को वहाँ नौकरी करने जाना है, किसी को रिश्तेदार से मिलने जाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन वो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाना है आपको? बीरगंज जाना है सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अयोध्या जी से आ रहे हैं। अयोध्या से आ रहे हैं? हाँ, अयोध्या और क्या बोलते हैं आपको, वृंदावन से। तो क्या कहा जा रहा है? साफ साफ मना कर दिया गया? हाँ, टोटल मना कर दिया गया है कि उधर का प्रशासन इन लोग को इन्फॉर्म किया है कि अभी नहीं जाने देने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। कहाँ जाए के बाद चाचा? परवानीपुरा ज्यादा रहने। कहाँ से आए हैं? इंडिया आमगाछी से। आमगाछी से? जाना इधर है। क्या कहा जा रहा है? जा रहा है होने के लिए। देखिए, लोग खुद का परिचय पत्र, आधार कार्ड लेकर के आए हुए हैं। ये आधार कार्ड बार बार दिखा रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मुझे जाना है, नेपाल जाना है, काम है, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है। आपको कहाँ जाना है? बीरगंज जाना है। बीरगंज जाना है। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल के ही रहने वाले हैं। तो आपको इस बात की जानकारी थी कि बॉर्डर था, ये था कि मतलब बॉर्डर बंद है मगर पैदल जाने के लिए दे रहे हैं। हम लोग ट्रेन पकड़ लिए थे ना, तो हम लोग इतना पता था कि पैदल जाने के लिए दे रहे हैं, तो सोचे पास में दीदी का घर है बीरगंज, वहीं पर जाके स्टे कर लेंगे। मगर यहाँ बोल रहे हैं कि साफ साफ मना है, तो इसलिए। तो करुणा, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वो बॉर्डर है जो भारत और नेपाल के जितने भी बॉर्डर हैं उसमें सबसे बिजी बॉर्डर माना जाता है। और यहाँ लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। किसी को नेपाल जाना है, किसी को नेपाल से भारत आना है, वो लोग उस तरफ भी ऐसे ही खड़े हैं, उन्हें आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है आकाश, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी एक सुरक्षा का हवाला भी दिया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि जो नेपाली सेना है उन्होंने भारतीय सेना पर चौकियों पर बात किया और अभी फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया आने जाने पर, लेकिन जो लोग हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं। नेपाल हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। नेपाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोगों की जान जाने से दुखी हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह पोस्ट किया गया। नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है, इस बात का दुख कई युवाओं की जान गई है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। नेपाल में स्थिरता, शांति, समृद्धि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेपाल में जो हिंसा हुई है इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया, ये आप देखिए। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है, नेपाल में शांति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, युवाओं की जान गई है, ये जानकर पीड़ा हुई है। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मनन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, एक बात मुझे आप बताइए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं
युवाओं में भारी असंतोष है, भारी अशांति और एक जुगुस्सा। भले सेना ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि सेना ने फिलहाल कंट्रोल करके स्थिति को दबाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके बाद यह आंदोलन उठ खड़ा हुआ, प्रदर्शन हुआ है और आग लग गई काठमांडू में। देखिए, यहाँ पर हम 2-3 विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। पहला विषय यह है कि जो नेपाल का जो यूथ है, जो जेन से आप टर्म यूज कर रहे हैं, उसके चलते वहां पर जो वहां की जो यंगर जनरेशन है, जो जनरेशन जेड है, उन लोगों को बहुत डिससेटिस्फेक्शन है वहां के सिस्टम से, वहां के गवर्नेंस से, और जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स। जैसे कि पहले 2006 तक तो नेपाल त्रस्त रहा और सिविल वॉर से मोनार्की गई। मोनार्की के सपोर्ट में भी कुछ वर्षों पहले वहां पर आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे, और उसके बाद आप देखें कि 2-2 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए म्यूजिकल चेयर खेली जाती है। कभी तो दयुबा रहते हैं और कभी केपी शर्मा ओली रहते हैं। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता पिछले कई वर्षों से नेपाल में है। और जैसे इटली बदनाम हुआ करता था पहले यूरोप में कि वहां पर 2 साल में 13 प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इस तरह की कुछ स्थिति नेपाल में है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पॉवरिशमेंट और जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं वो भी नेपाल के अच्छे नहीं हैं। और ये स्थितियां अब जाकर 2023 में सुधरी हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़े को देखें, ग्रोथ रेट को, नेपाल की ग्रोथ रेट के आंकड़े को देखें तो हम पाएंगे कि 4% ग्रोथ रेट वहां पर है। तो नेपाल रिकवर कर रहा था। उसके अलावा हम देखें कि नेपो बेबीज का एक बड़ा इश्यू है कि वहां की जो इलीट क्लास है नेपाल की, भले ही वो रॉयल्टी हो, भले ही वो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के बच्चे हों, उन सबके सामने वो बड़ी वहां का जो जनमानस है, जो ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास यूथ है, उनके सामने बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, कॉलेज जाते थे, आयाशी के अड्डे उन्होंने बना रखे थे। तो इस तरह की जो इनकम इनइक्वालिटी है। प्रदर्शनकारियों ने संसद ही नहीं बल्कि सचिवालय को भी देखते देखते कैसे आग के हवाले कर दिया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में तो आग लगाई, सिंह दरबार में आग लगाई, और सचिवालय को भी देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया। ये देखिए आप तस्वीरें। तो नेपाल में केपी शर्मा ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि प्रदर्शनकारियों ने पहले ओली के घर में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। हालात ये हुए कि केपी शर्मा ओली को फिर एयरलिफ्ट करके अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केपी शर्मा ओली का आवास जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए एक और तस्वीर, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस भवन में भी आग लगा दी। तो गुस्सा इस कदर, बवाल इस कदर हुआ कि जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने वहां के सबसे बड़े मीडिया हाउस भवन को भी नहीं छोड़ा। और वहीं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आंदोलन की आग ने सुप्रीम कोर्ट, संसद, नगरपालिका को भी जला दिया। ये देखिए, यानी कि तमाम जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितनी वहां पर अहम इमारतें, सब कुछ जलाकर राख कर दी गई। और ये मंजर आपके सामने। और आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लेकिन आप बताइए, लोगों से आप बात कर रहे थे, उन्हीं से आप बात करिए, क्योंकि अब जिस तरह से सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, अभी तक तो फिलहाल लग रहा है कि स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है कि बॉर्डर पर भी हालात जल्दी दुरुस्त होंगे। जिस तरीके से नेपाली सेना ने अभी ये बताया कि नहीं, किसी को भी नेपाल में आने की इजाज़त नहीं है। आज सुबह सबसे पहले ये कहा गया कि कोई मोटरसाइकिल से नहीं आएगा, कोई कार से नहीं आएगा, कोई साइकिल से भी नहीं आएगा, पैदल लोग आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद ये फैसला लिया गया, ये बताया गया, साफ तौर पर सीधा संदेश है कि कोई भी नहीं आ सकता है। ये वो बॉर्डर है करुणा, जिस बॉर्डर से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ दवाई लेने के लिए जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ किराना सामान लेने के लिए जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो चीजें जरूरत होती है उन चीजों को लेने के लिए जाते हैं। मैं फिर से उन लोगों के पास ही आऊंगा, उन लोगों से एक बार फिर मैं बात करता हूं जो नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ रस्सी लगा दी गई है और साफ तौर पर में ये कह दिया गया है कि आपको यहीं रहना है, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। आपको कहाँ जाना है? बीरगंज जाना है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रक्सौल के रहने वाले। रक्सौल के रहने वाले। क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा, हालात भी ठीक नहीं है। आपको कहाँ जाना है चाचा? छाता पिपरा चौक पर जाना।
छाता पिपरा चौक। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? गोपालगंज से आ रहे हैं। गोपालगंज से। तो ये आप लोगों को पहले से पता था कि नेपाल में स्थिति खराब है? नहीं पता था हमें। नहीं पता था। तो अब क्या कहा जा रहा है कि नहीं जाना है? हाँ, नहीं जाना है। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूँ। आपको भी नेपाल जाना है? हाँ, क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों जा रहे थे आप नेपाल? रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। वहाँ नौकरी करते हैं आप? हाँ, कहाँ करते हैं? यही छपकैया। छपकैया, ये वीरगंज के पास जो छपकैया हाँ, है, हाँ। तो बंद कर दिया गया है वहाँ। कहाँ जाएंगे बाबू? कड़िया आका अस्पताल। आँखा अस्पताल। हाँ, कौन है वहाँ? बाबा जी है हमारे। वहाँ एडमिट हैं? हाँ, पहले से ही हैं? हाँ। कब एडमिट करवाए? आज से 4 रोज पहले। 4 दिन पहले? हाँ, तब ये स्थिति नहीं रही होगी। नहीं तो अब क्या कह रहे हैं, वहाँ उनके साथ कोई है कि नहीं है? है वहाँ। है? हम जा रहे थे, ऐसे मिलने जा रहे थे। हाँ, हाँ, तो नहीं जाने दे रहा है। नहीं। आपको भी जाना है? हॉस्पिटल जाना है। कौन सा हॉस्पिटल? माँ भवानी करके है बीरगंज के पास। वीरगंज में होटल है। कोई एडमिट है या ना, दवा कराना है ऐसे। पहली बार जाना है। पहली बार जाना है? तो इन लोगों की बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों की बातों से ये बात साफ समझ आती है कि भारत और नेपाल का कैसा रिश्ता रहा है। भारत और नेपाल के लोग कैसे एक दूसरे के लिए सहयोग बनकर, एक दूसरे के लिए बिल्कुल चट्टान आकाश, बनकर और जो हमेशा खास खड़े तौर रहते पर हैं। सीमाई इलाके जो वहां पर लोग रहते हैं या फिर जिनका अक्सर आना जाना, वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हो गए। बस वो इंतजार खड़े होकर कर रहे हैं कि कब बॉर्डर पर, सीमा पर हालात दुरुस्त होंगे। इस बीच आप देखिए, नेपाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। लुम्बिनी के मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार के आवास पर हमला हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर में आग लगाई है। मंत्री कलवार के आवास पर तोड़फोड़ की गई है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे नवल परासी की यह घटना है। तो ये देखिए, और यही वजह है कि बॉर्डर के इलाकों में जो हालात खराब हुए हैं, इसके बाद सीमाओं पर अभी पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, आवाजाही को बंद किया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, वहां पर मंत्री के आवास में कैसे तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई तस्वीरें। और बड़ी खबर यह है कि नेपाल में रात 10 बजे से सैन्य शासन है। काठमांडू में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी, सेना ने कहा। हिंसक गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही सेना ने सब कुछ अपने हाथों में लिया, कंट्रोल लिया, तो इसके बाद सेना की जो गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर गश्त लगाती नजर आ रही हैं। इधर प्रदर्शनकारियों से सेना की अपील, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना करें, आगजनी लूटपाट में शामिल ना हो युवा, अराजक गतिविधि में शामिल ना हो लोग, ये सेना की तरफ से अपील की जा रही है। ये देखिए आप, तो नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला है। रात 10 बजे सुरक्षा की कमान संभाल ली है। आप देखिए तैनाती कहां पर हुई है। काठमांडू की बात करें, राजधानी से लेकर संसद भवन, हवाई अड्डे, हर जगह तैनाती की गई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है काठमांडू में, पोखरा में, बुटवल में। सेना प्रमुख ने कहा हिंसा समस्या का कोई समाधान नहीं है। चेतावनी दी है कि हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो नेपाल में हालात खराब हुए हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये आप जानिए। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। भारत में नेपाल के दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा प्रदर्शन के चलते आर्थिक नुकसान की भी पूरी संभावना है। नए नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और अहम साझेदार के तौर पर भी। ऐसे में नेपाल में जो हो रहा है इसका जो गहरा प्रभाव है वो है। डॉक्टर मनन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ है। जाहिर सी बात है डॉक्टर मनन द्विवेदी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस पर चिंता जाहिर की गई जो कुछ नेपाल में हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पूरी तरह से हालात सामान्य होने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ वक्त पहले वहां पर राजशाही तंत्र को बहाल करने को लेकर भी आंदोलन हुआ था और अब तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां का युवा सड़कों पर है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय नेपाल के प्रमुख अपने के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, इनकम इनइक्वालिटी का, और उसके अलावा ये है कि वहां पर ग्रेट पावर इंटरवेंशन बहुत बढ़ गया था। अगर हम चीन को देखें तो दक्षिण एशिया का जो संगठन है राष्ट्रों का, सार्क, वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक तरीके से सार्क भी अब डिब्बा बंद है। क्योंकि चाइना क्या करता है कि भारत के अगेंस्ट एक
एक कॉरिडोर से बनाना चाहता है, और नेपाल, भूटान, इन सब देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं। और अगर हम हाइड्रो पावर की फील्ड में देखें तो भारत और नेपाल के बीच में 1960 में महाकाली ट्रीटी हुई थी और संबंध बड़े प्रगाढ़ बने थे। पर किन्हीं कारणों से चाइना वहां पर लोन देकर, यहाँ पर पैसे से सपोर्ट करके बिल्कुल वो ये काम करता है कि वो पूरी तरीके से बिल्कुल सर, नेपाल बिल्कुल। और चीन का भी एक बड़ा असर, और चीन को लेकर भी एक जो गुस्सा है वो नेपाल की जनता में नजर भी आ रहा है, भारी असंतोष है। एक बार फिर से राजधानी काठमांडू का रुख करते हैं, विपिन हमारे साथ लाइव है। विपिन, सेना ने बोल दिया है अगर कोई भी आप उपद्रव करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कल और आज में कितना फर्क है। देखिए, सुबह लगभग 9:30 बजे का वक्त है और इंडिया से 15 मिनट्स नेपाल आगे चलता है। और अब अभी आप देखेंगे, कैमरे पर से चेतन शर्मा आपको दिखाएंगे, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा अगर आप देखेंगे इसी तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी आने जाने वाले से पूछा जा रहा है आप बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों जाना चाहते हैं, और उसके बाद वापस कर दिया जा रहा है। इस तरह से आप आगे आइए थोड़ा चेतन। कल तक इस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, कल तक पुलिस के जिम्मे था। और आप देखेंगे हर गली, चाहे इस तरफ जाने वाला रास्ता हो, उस तरफ जाने वाला रास्ता हो, इस तरफ जाने वाला रास्ता हो, इन तमाम रास्तों पर सेना की मौजूदगी है। और जैसे ये गाड़ी आई तत्काल यहाँ रोका जाएगा और देखिए पूछा जाएगा कहाँ आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपको भीड़ लगाने नहीं दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। तो मिला जुला कर स्थितियां थोड़ी परिवर्तित हुई है, थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू, हैवी कर्फ्यू डिप्लॉय किया गया है और इस एहतियात के साथ कि मीडिया को भी गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा। उन तमाम भवनों को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है जिन भवनों में कल आग लगा दी गई थी, चाहे वो नेपाल की संसद भवन हो, मंत्रियों का बंगला हो, सिंह दरबार हो, हाई कोर्ट हो, एसपी का ऑफिस हो, हर जगह सिर्फ और सेना ही नजर आएगी। और देखिए इस तरह से गलियों में तैनात कर दी गई है। हम अंदर, बिल्कुल ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, मौजूदा हालात, ताजा तस्वीरें, सेना ने कैसे मोर्चा संभाल लिया है, सेना की तैनाती है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। कतर में इजरायली हमले पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। हमास नेता खलील अल हया की मौत हो गई है, इजरायली हमलों में मारा गया है हमास का नेता। सऊदी मीडिया ने मौत की पुष्टि की है। तो इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, दोहा पर जो अटैक किया गया, कतर की राजधानी पर अटैक किया गया, इसको लेकर बड़ा अपडेट है। हमास नेता खलील अल हया की मौत हुई है, इजरायली हमलों में मारा गया है हमास का नेता। सऊदी मीडिया ने कंफर्म भी किया है कि हमास नेता की मौत हुई है, खलील अल हया इजराइल की सैन्य कार्रवाई में मारा गया है। यह देखिए आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से। और वहीं कतर पर इजरायली हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया है। मुझे इस हमले के बारे में नहीं बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। मैं हमले को लेकर काफी नाखुश हूं, यानी कि अपनी नाराजगी भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जाहिर की है। और यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे इस हमले के बारे में बताया ही नहीं गया, मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे इस हमले के बारे में नहीं बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। मैं हमले को लेकर काफी नाखुश हूं, यानी कि अपनी नाराजगी भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जाहिर की है। और यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे इस हमले के बारे में बताया ही नहीं गया। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो भी होता है इससे मुझे कोई सरप्राइज, कोई अचंभा नहीं होता।